गुड इवनिंग जी। बढ़िया, वेरी गुड। शुरू करें भाई। भाई एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स के फॉर्मूले याद हुए? देखो, स्ट्रेस पढ़ रहे हो तो कुछ फॉर्मूले तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। बस ये है कि उसके अंदर पैटर्न देखोगे अगर कि किस तरीके से बने हुए, तो फॉर्मूले जो वो आसानी से याद होंगे। बाकी कुछ फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे। जैसे सबसे ज्यादा फॉर्मूले जो है वो इससे आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर आएगा, जो कि ईएफएम में तो नहीं है। उनके तो किस्मत अच्छे हैं, उनके एक अनोवा है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, उसमें कुछ फॉर्मूले जो है वो याद करने हैं। बाकी एबीएसटी में तो जो है वो सिलेबस भर भर के दिए हुए हैं, तो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस वाले जो है उसमें कुछ फॉर्मूले हैं जो याद करने ही पड़ेंगे। शुरू करें भाई। कई स्क्वायर टेस्ट बहुत ही सिंपल सा और आसान सा ही टॉपिक है। कई स्क्वायर टेस्ट अपन बात कर रहे थे, एट्रीब्यूट जब पढ़ रहे थे, एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट। तो इस चैप्टर के अंदर अपन ने कौन सी टेबल के बारे में बात की थी? 2 into 2 वाली टेबल जो है वो मेनली उसके बारे में ही बात की थी कि दो ही वेरिएबल के बारे में बात कर रहे थे, मेल फीमेल और लिटरेट इलिटरेट, ये इस तरीके की बात कर रहे थे। अगर टेबल जो है वो 2 into 2 नहीं है, इसके अलावा कुछ है, P into Q है, तो वहां पर जैसे क्या होगा? इंटेलिजेंट, नॉर्मल और डल। इंटेलिजेंट, नॉर्मल और डल, इस तरीके की टेबल है। तो पहली बात तो इसके अंदर पहले क्वेश्चन जो आएगा कि इनके अंदर कैसे पता करें कि एसोसिएशन है या नहीं है, या ये इंडिपेंडेंट है, ये कैसे पता करें? क्लियर है? समझ आ रही बात? तो पहला क्वेश्चन जो है वो ये आएगा कि भाई इनके अंदर एसोसिएशन कैसे पता करें। जैसे इसका नाम दे दिया A1, इसका नाम दे दिया A2, इसका नाम दे दिया A3, इसका नाम दे दिया B1, B2 और B3। तो ये हो जाएगा A1, B1, A1, B2, A1, B3, A2, B1, A2, B2। ये इस तरीके की जब टेबल होगी तो इसके अंदर एसोसिएशन जो है वो किस तरीके से पता किया जा सकता है, तो इसके लिए दो मेथड आते हैं। एक तो क्या किया जाए, या तो कन्वर्ट करें टेबल को टू इंटू टू के
फॉर्म में, और या फिर एक आता है कार्ल पियर्सन का मेथड है, उसके जरिए जो है वो क्या किया जाता है, पता किया जाता है कि एसोसिएशन इनके बीच है या नहीं है। सर 2 into 2 टेबल कैसे करें, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें से, हम ये कर सकते हैं कि इसको इस तरीके से करते हैं, इंटेलिजेंट और डल, इंटेलिजेंट और डल, इसको दो कैटेगरी में कर दें। और फिर जो है वो लास्ट चैप्टर के अंदर जो पढ़ रहे थे उन चारों में से कोई भी मेथड लगा के अपन क्या कर सकते हैं, इनके अंदर एसोसिएशन जो है वो पता कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है या फिर ऐसा नहीं हो सकता है, तो उस केस के अंदर अपन क्या करेंगे, कार्ल पियर्सन का एक फॉर्मूला दे रखा है, उसके हिसाब से अपन क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। और जब ये कैलकुलेट करेंगे तो उसी के अंदर जो अपन काई स्क्वायर जो वो देखेंगे। काई स्क्वायर सबसे पहला इसके बारे में बात कही जाएगी कि एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। अब पहला क्वेश्चन आता है कि सर ये पैरामेट्रिक क्या है और नॉन पैरामेट्रिक क्या है। पैरामेट्रिक जो है वो अपन वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, पॉपुलेशन पैरामीटर, तो ये उसी से बना हुआ है। तो पैरामेट्रिक टेस्ट जो वो क्या होंगे, जो पॉपुलेशन के पैरामीटर के बारे में कुछ स्टडी करवाएंगे, उस तरीके के जो भी टेस्ट होंगे वो क्या क्या कहलाएंगे, पैरामेट्रिक टेस्ट। जबकि काई स्क्वायर जो है वो एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट मतलब ये पॉपुलेशन और सैंपल के बारे में बात नहीं करेगा, ये जो है ये किसके बारे में बात करता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। बहुत ही सिंपल सी बात करता है कि भाई जो उनकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है और जो उनकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, उनके अंदर डिफरेंस जो है वो कितना है, और उस डिफरेंस का कारण क्या है, क्या उसका कारण जो वो सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन है या किसी और कारण से इनके अंदर डिफरेंस जो वो आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ दो टेबल बनेगी। एक टेबल जो होगी वो क्या होगी, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी की, कि भाई एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी क्या है, और एक टेबल जो अपन बनाएंगे जो होगी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए। बाकी कार्ल पियर्सन के मेथड जो है, इसका नाम है मीन स्क्वायर मेथड। और कार्ल पियर्सन ने जो पहले फॉर्मूले दिए थे, जहां पर अपन ने बात की थी कार्ल पियर्सन का स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह के बारे में, तो ये भी फॉर्मूला कुछ कुछ जो है वो वैसा ही है, काफी हद तक जो है वो उसी से मिलता जुलता ही जो फॉर्मूला है। उसके हिसाब से क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। उस वैल्यू जो कैलकुलेट होगी उसको अपन क्या करेंगे, जो टेबल वैल्यू होती है, जिस तरीके से जेड की टेबल वैल्यू होती है, 2 into 2 दोनों ही सेम लिखे हैं। भाई या तो देखो टेबल जो है वो जैसे 3 into 3 है, तो उसको अपने को क्या करना है, या तो 2 into 2 के फॉर्म में लगा दो, बना दो इसको, कि अपन ने क्या कर दी, तीन कैटेगरी की जगह दो कैटेगरी कर दी। और 2 into 2 के फॉर्म में करके उसके बाद में अपन क्या कर सकते हैं, नॉर्मल जो पहले एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स के अंदर जो पढ़े थे उस वो वाले फॉर्मूले लगा के अपन जो वो एसोसिएशन पता कर सकते हैं। या फिर हम जो है वो इसको इसी तरीके से रखें, और कार्ल पियर्सन का एक मेथड है उसके हिसाब से अपन पता करें। कार्ल पियर्सन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन का मेथड था, उसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसने कैलकुलेट करना बताया था कि x माइनस एक्स बार जो है उसका स्क्वायर अपॉन सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन n जो है उस तरीके से करते हैं, और ये अंडर रूट करते हैं। इस तरीके से जो उसने फॉर्मूला दिया था, ये यहाँ पर कुछ कुछ वैसा ही फॉर्मूला है। बस यहाँ पर क्या होगा, ये x इसकी जगह जो थोड़ा बहुत चेंज होगा और इसकी जगह थोड़ा सा चेंज होगा। चेंज क्या होगा, यहाँ पर बात करेंगे फ्रीक्वेंसी के बारे में, कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी है और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी है, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा F0 और यहाँ आ जाएगा FE। FE जो है वो है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। बाकी लगभग जो है वो सेम ही रहेगा, या एन की जगह भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बाकी फॉर्मूला जो बना है वो इससे बना है। ये कलर शायद थोड़ा कम दिख रहा है ना, वही ठीक था।
एक टेबल जो है वो बनाते हैं, उसके बाद में जो है इसको सॉल्व करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे एक टेबल दे रखी है, भाई जो भी रटने वाली चीजें हैं ना, उनको एक अलग नोटबुक रखिए, एक रफ नोटबुक रखिए जिसके अंदर सब ऐसी चीजें जो भी है उनको लिखते जाइए। क्योंकि जो चीजें याद करनी है उसके बारे में अपने पास कोई ऑप्शन है नहीं, और उनको याद ही करना पड़ेगा। नॉर्मली जो चीजें समझाने लायक है वो सारी समझा देते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको समझाने में जितना टाइम लगेगा उतने में वो याद हो जाती है, तो उस केस के अंदर उनको रटना ही पड़ेगा। हालांकि अभी तक जो भी फॉर्मूले पढ़े उसमें से जो सिर्फ शॉर्टकट वाले मेथड है, शॉर्टकट वाले जो मेथड है वही जो है वो थोड़े बहुत याद करने लायक है, बाकी सारे अपन ने समझ रखे हैं। और शॉर्टकट वालों का पूछने का चांसेस जो उसके थोड़े कम है, जहाँ भी शॉर्टकट मेथड जो है उनके पूछने के चांसेस कम है। जो मेन मेथड है उसको याद रखिएगा ताकि आपको उससे जो है वो बन जाएंगे सारी चीजें बाकी वाले। जैसे ये दे रखी है एक ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी की टेबल दे रखी है, ये है 22। मैं वही लिख रहा हूँ जो नोट्स में लिखा है ताकि आपको फिर आसानी से समझ आ जाएगी। 12, 8 और 14, ये जो है 15, 27, 8, और उसके बाद में है टोटल हो गई 15। ये है 3, 1, 6 और 10। उसके बाद में ये टोटल है 40, 40 और 20, दोनों साइड 100 और 100 आ रही। अभी सबसे पहला जो पार्ट है या जो सबसे पहला काम करना है वो अपने को क्या करना है, इस ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इसके लिए कंपैरिजन के लिए अपने को क्या करनी होगी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की टेबल बनानी होगी। जो कि कैसे बनेगी, बहुत ही सिंपल सी है। ये हो गया ए, सॉरी, B1, B2, B3, A1, A2 और A3। 40, 40, 20, 20 और 40, 50, 10। A3 में 6 कर दो, A3 में 6, 1 सेकंड, मैंने कहीं गलत लिख दिया क्या? 8, 8, 14, 14 और 26, 12, 27 और 1, 40। ठीक है, तो 22, 15 और 3, 25, 40। कौन से बता रहे हो भाई? 22, 12 और 8, 20 और, अच्छा ये टोटल जो है वो गलत आ रही है ना। 1 सेकंड, 22 प्लस 15 प्लस 3, 40 आ रही है। इस साइड आ रही 22 प्लस 12 प्लस 8, 42 आ रही है। टोटल जो है वो 42 है। 15 प्लस 27 प्लस 8, यहाँ 50 आ रही है। 3 प्लस 1 प्लस 6, 10। तो ये ऐसा कैसे आ रहा है?
22 + 15 + 3 40 27 + 1 40 8 + 8 + 6 अच्छा इस 6 की जगह जो मैं क्या करूं 4 कर इस 8 की जगह जो है वो 6 कर देता हूँ ताकि ये सही हो जाएगा। ये 40 हो गया और ये भी 40 हो गया। भाई नोट्स में भी करेक्ट कर दीजिएगा, टेबल में मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है। हम्म, ठीक है भैया बराबर है। अब समझिएगा ये यहाँ पर कैसे लिखना है, ये यहाँ कैसे लिखा जाएगा, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ जो है वो अपने को लिखना है A1 B1। इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे, इसके कॉलम जो है उसका टोटल इनटू इस रो के टोटल का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय n, मतलब कि 40 × 40 डिवाइडेड बाय n जो है वो कितना है 100। कितना हो गया 40 × 40 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा 16। A2 की यहाँ पर कितनी आएगी आप कैलकुलेट करके बताए भाई। ये तो वैसे किस्मत ठीक है आपकी, सी में आएगा 40 × 40/100। तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 16। इसके बाद में 40 × 20/100, 4 दूनी 8, 800। तो ये हो जाएगा 8। भाई ये समझ आ रहा है किस तरीके से कर रहे हैं। वैसे वैसे इस आगे वाले टेबल की बात करें, 50 × 40 5 × 20 ये आ जाएगा 5 × 20 और 5 दूनी 10, 10 × 4 404, 4 × 10 4 और 2। यही आ रहा है क्या भाई, कोई गलत तो नहीं है। यहाँ तक की बात समझ आई। यहाँ तक की बातें क्लियर है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे FO। FO मतलब कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, जो कि क्या है अपने पास, एक तो है पहला कॉलम है A1 B1, फिर है A1 B2 A1 B3, फिर A2 B1 A2 B2 A3 B3, सॉरी A2 B3 A3 B1 A3 B2 और A3 B3। सबसे पहले बात करें अपन, भाई शुरुआत वाली दो का ही जो कैलकुलेशन करते हैं, बाकी जो वो 100n है। ये n जो है वो 100 है ना, टोटल n का। अब देखो FO जो है वो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कितना है 22, ठीक है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितना है FE लिखेंगे, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितना है 16। कार्ल पियर्सन को आपको पता है कि एक चीज समझ आ गई थी कि माइनस करके स्क्वायर करो, तो इसने यहाँ भी वैसा ही किया। F0 माइनस FE, 16 माइनस, सॉरी 22 - 16 कितना हुआ +6। फिर क्या कहा इसने कि F0 माइनस FE जो है इसका स्क्वायर करो, छंग 36। और फिर इसने क्या कहा F0 माइनस FE का स्क्वायर
डिवाइडेड बाय कर दो एफ ई, मतलब कितना, 36 डिवाइडेड बाय 16, 36 डिवाइड बाय 16, ये आ गया 2.25। एक बार इसको यहाँ तक का देखो, या मैं एक और लिख देता हूँ ताकि दूसरा वाला भी देख लो। A1 B2 कितना है, 15 है। ये कितना है, 20 है। 20 माइनस 15 माइनस का 5, पाँचों 25, और 25 डिवाइडेड बाय 20, 25 डिवाइडेड बाय 20, ये हो गया 1.25। समझ आ रही है बात? इस तरीके से इसका सबका ये जो है वो करेंगे, ये इसी तरीके से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ जो है ये क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, सिग्मा F0 माइनस FE का स्क्वायर अपॉन n का टोटल, सॉरी FE जो है इसका सिग्मा। यहाँ तक का देखो भाई, ये क्या बन जाएगा, इनका सिग्मा बन जाएगा। यहाँ तक की बात जो है वो प्रोसेस समझ आ रहा है? ये जो है इसे क्या कहा जाएगा, काई स्क्वायर। और अगर इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ये इस तरीके का, एक्स स्क्वायर जैसा होता है, उसके बाद में है कार्ल पियर्सन्स मीन स्क्वायर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से, और वो क्या हो जाएगा, ये काई स्क्वायर डिवाइडेड बाय n प्लस काई स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट में हो रहा है ना। तो ये काई स्क्वायर कितना आएगा, जो भी इसकी कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आएगी इस वाली टेबल की, जो कि उसमें पूरा कर रखा है, 18.35 आएगी। तो 18.35 डिवाइडेड बाय एन जो वो कितना था, 100 था, सॉरी एन कैपिटल है यहाँ, 100 प्लस 18.35, और ये इसका अंडर रूट। तो ये हो गया 18.35 डिवाइडेड बाय 118.35, और इसको अंडर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.3937। सर ये है क्या, मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, ये 0.3937 जो है वो ये है क्या, इसका मतलब क्या है? ये कह रहा है कि इतना इनके बीच में क्या है, एसोसिएशन है, इतना इनके बीच में एसोसिएशन है। अब इतना देख के इसका अगर आपको एक मैं लिमिटेशन पूछूं कि इसकी, इसने जो ये एसोसिएशन बताया है, इसमें कोई एक कमी बताओ, सोच के बताओ कि क्या कमी हो सकती है। ये एसोसिएशन जो कार्ल पियर्सन बता रहा है, इस एसोसिएशन में दिमाग लगाइए और सोचिए कि इस ये जो एसोसिएशन बता रहा है, इस एसोसिएशन के अंदर क्या दिक्कत है। नेगेटिव, बिल्कुल सही बात है भाई। ये क्या है, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये वैल्यू हमेशा क्या बताएगा, पॉजिटिव बताएगा। और क्या एसोसिएशन हमेशा पॉजिटिव होगा क्या, नहीं, बिल्कुल। तो इसमें नेगेटिव नेचर जो है वो क्या हो जाएगा, आएगा ही नहीं।
ये हमेशा ही क्या बताएगा, वैल्यू पॉजिटिव बताएगा, और हमेशा वैल्यू पॉजिटिव बताना क्या है यहाँ पर गलत है। रीजन क्या है, क्योंकि एसोसिएशन दोनों हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है, जबकि ये हमेशा क्या बताएगा, पॉजिटिव ही पॉजिटिव बताएगा। और दूसरा एक इसका और लिमिटेशन बताया जाता है, वैसे इसकी भी वैल्यू क्या चलेगी, नॉर्मली कहाँ से कहाँ चलनी चाहिए, -1 से +1 तक चलनी चाहिए, लेकिन इसकी कहाँ से चलेगी, 0 टू +1 के बीच में। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 0 मतलब नो एसोसिएशन, और 1 मतलब कि परफेक्ट एसोसिएशन। ठीक है, जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन इसकी वैल्यू जो हमेशा क्या होती है, बहुत अच्छा खासा अगर एसोसिएशन होना, तो भी इसकी वैल्यू जो बहुत छोटी रहती है, इसकी वैल्यू जो क्या रहती है, बहुत छोटी रहती है। इस वजह से इसकी एक दूसरी लिमिटेशन है कि मतलब एसोसिएशन बहुत अच्छा है, होना चाहिए एक, लेकिन फिर भी ये जो वैल्यू बताएगा 0.5 या 0.6 इस तरीके की, इसकी वैल्यूशन जो क्या होती है, वैल्यू हमेशा बहुत कम बताता है। तो ये इसकी क्या है, एक लिमिटेशन है। आ सकता है, 0 भी आ सकता है, मतलब आने के चांसेस तो बहुत कम है, बहुत ही कम है। जब क्या हो, ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर जो है वो F(e - F0) जो है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ये आएगा, बाकी तो नहीं आएगा। बिल्कुल भाई, आने के चांसेस जो है वो बहुत कम है। क्या यहाँ तक की बात सही है, समझ आई? सर अब ये तो ठीक है, समझ आया, ये प्रोसेस तो ठीक है कि एसोसिएशन बता रहा है वगैरह, लेकिन अपन सर पढ़ रहे हैं कई स्क्वायर, उस कई स्क्वायर का तो यहाँ कुछ रिलेशन है ही नहीं, वो तो बीच में कैलकुलेट किया था। कई स्क्वायर जो है वो क्या है, समझिए, कई स्क्वायर जो है वो एक तरीके का टेस्ट है। वो टेस्ट क्या चेक करेगा कि जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, और जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, इन दोनों के बीच डिफरेंस है या नहीं है, इनके बीच में डिफरेंस है या नहीं है। तो इसके बारे में अपन क्या करेंगे, चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन नल हाइपोथेसिस रखते हैं। नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या है, नल हाइपोथेसिस मतलब नो डिफरेंस। नल का मतलब क्या है, नो डिफरेंस। तो अपन क्या कहेंगे, यहाँ पर रखेंगे जैसे H0 रखेंगे, जैसे अपन नल हाइपोथेसिस को H0 से जो वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो अपन क्या कहेंगे, F0 और Fe जो है वो बराबर है, इनके बीच में कोई भी डिफरेंस जो है वो नहीं है। क्लियर है, समझ आ रही बात? सबसे पहले अपन जो है वो क्या करेंगे, ये जो है वो डिसाइड करेंगे। फिर उसके बाद में सेकंड जो है वो क्या करेंगे, काई स्क्वायर जो है, पहला स्टेप पूरा होने के बाद अपन कैलकुलेट करेंगे काई स्क्वायर, और जो कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिग्मा F0 माइनस Fe जो है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय Fe। ये कैलकुलेट किया, उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, देखो दो चीजें होती है, एक तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है और एक डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। थर्ड जो वो अपन क्या करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो वो डिसाइड करेंगे। अब ये एक सेकंड में इसको चार लगा देता हूँ।
देखो, अब ये यहाँ पर क्वेश्चन है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो वो है क्या। डिग्री ऑफ फ्रीडम का सिंपल सा मतलब है कि कितने क्लास में वैल्यू अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ये अलग अलग डिपेंड करेगा कि भाई, और जो इन्वेस्टिगेटर होगा वो अपने हिसाब से क्लास ऑफ या डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो डिसाइड करेगा कि भाई ये जो है, जैसे इसका टोटल टेबल है, इस टेबल में से कितनी में वो क्या कर सकता है, अपने हिसाब से वैल्यू जो है, जैसे ये एक क्लास है, ये इसकी टोटल क्लास है, इसमें से कितनी क्लास के अंदर वो वैल्यू अपने हिसाब से जो चाहे वो वैल्यू रख सकता है, वो क्या कहेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम। सर ये तो फिर गलत बात होगी। ये कई स्क्वायर की जो एक डिमांड है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से ही जो है वो क्या होगी, कैलकुलेशन होगी। यहाँ पर अपन क्या करते हैं, दो वर्ड यूज होता है, एक तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसका मतलब तो ये है, एक तो हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम, और एक इससे जस्ट आगे अपन चेक करेंगे, क्योंकि जिस तरीके की एक जेड की टेबल वैल्यू होती है ना, उसी तरीके से एक जो है वो इस डिग्री ऑफ फ्रीडम की भी टेबल वैल्यू होती है। और जो काई स्क्वायर है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो टेबल वैल्यू है उसके साथ कंपेयर किया जाता है। एक होता है सिग्निफिकेंस लेवल। सिग्निफिकेंस लेवल, सिग्निफिकेंस लेवल जो है वो भी क्या किया जाता है, पहले से डिसाइड किया जाता है। जैसे अपन ने क्या कहा कि सिग्निफिकेंस लेवल जो वो डिसाइड कर दिया 5%। 5% सिग्निफिकेंस लेवल डिसाइड कर दिया, इसका मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है अगर डिफरेंस 5% से ज्यादा है तो डिफरेंस जो है वो क्या है, सिग्निफिकेंट है, कि डिफरेंस जो है वो ज्यादा है। और इसका मतलब क्या है, डिफरेंस ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, कि भाई ये जो डिफरेंस अपन मान रहे थे कि नहीं है, उसको अपन क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। अगर 5% रखा है, अगर 5% रखा है और ये जो है, अगर डिफरेंस 5% से कम है तो हम कहेंगे डिफरेंस जो है वो इनसिग्निफिकेंट है। मतलब हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे, हम कहेंगे कि अपन ने जो नल हाइपोथेसिस रखा है वो सही है। तो ये जो है ये क्या किया जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो किस तरीके से तय होगा, उसका फिक्स फॉर्मूला है, उसका फिक्स तरीका है कि भाई इसी तरीके से डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो कैलकुलेट होगी, जो कि कैसे होगी, C-1 इंटू R-1। सी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम -1, और आर का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रो, तो नंबर ऑफ रो -1। जैसे इस वाले केस के अंदर अगर बात करें तो अपन जो है वो कॉलम कितने हैं, इस वाले अभी जो एग्जांपल ले रहे थे 3x3 की टेबल थी, तो 3x3 की टेबल थी तो कॉलम कितने थे, 3 थे। 3 थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 - 1 इंटू रो भी कितनी है, 3 है, तो अपन क्या कहेंगे, 3 - 1, 3 - 1 इंटू 3 - 1, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 हो जाएगा। यहाँ तक का एक बार देखिए, यहाँ तक में कोई डाउट हो तो बताइए।
5% जरूरी नहीं है। अगर जैसे किसी को ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए तो वो 5% ना रखे, 1% रखे। 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रखेगा, मतलब वो कह रहा है कि अगर 1% से ज्यादा डिफरेंस आ गया तो मैं कहूंगा कि डिफरेंस जो वो सिग्निफिकेंट है, वो सैम्पलिंग के कारण नहीं है, कोई और अदर कारण से, और इस वजह से जो वो हम जो ये चीजें मान रहे हैं वो चीजें गलत है। और अगर हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो वो जैसे इसकी बजाय 5% रखेंगे तो अपन 5% डिफरेंस तक कहेंगे कि ये जो डिफरेंस है वो सैम्पलिंग के कारण है, कोई इतना बड़ा मेजर जो डिफरेंस है नहीं, और अपन क्या करेंगे 5% तक एक्सेप्ट करेंगे। तो अगर 1% रखेंगे तो मतलब 99% जो अपने को कॉन्फिडेंस चाहिए, अगर 5% रख रहे हैं मतलब कि अपन क्या कर रहे हैं, 95% कॉन्फिडेंस जो वो चाहते हैं। नल हाइपोथेसिस के अंदर क्या करेंगे, देखो दो हाइपोथेसिस है, एक तो है नल हाइपोथेसिस और एक है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। एक तो है नल हाइपोथेसिस और एक है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। हालांकि यहाँ अपन जो पैरामेट्रिक टेस्ट नहीं देख रहे हैं, इस वजह से जो ये जो एग्जांपल ये पैरामेट्रिक का बता रहा हूँ, ये समझिएगा, नल हाइपोथेसिस को समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे अपन ने क्या किया, ये एक सैंपल जो है ये लिया, और इस सैंपल का अपन ने क्या किया, मान लीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया, जो कि आया 10। इसके हिसाब से अपन ने क्या किया, पॉपुलेशन जो है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कैलकुलेट किया, और वो मान लीजिए अपन मान रहे हैं यहाँ पर 10। तो नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या है, हाइपोथेसिस मतलब एजम्पशन कि भाई हम कुछ चीजें मान रहे हैं। नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या है, ये जो हम जो कैलकुलेट किया है और जो एक्चुअल में निकलेगा, मतलब कि हमारे हिसाब से कितना है, ये 10 है, ठीक है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, या जो भी हम जो है कैलकुलेट किया है। हम यहाँ पर क्या टेस्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस में, जैसे अपन ने कहा कि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये सैंपल के बेसिस पे अपन ने कहा कि 10 होगा। तो अपन चेक करना चाहेंगे कि क्या एक्चुअल में पूरे पॉपुलेशन का स्टडी किया जाता और वाकई जो है क्या ये 10 आता है या नहीं आता। तो अपन क्या करते हैं, उसके हिसाब से एक एजम्पशन लेते हैं। नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या है कि पॉपुलेशन का एक्चुअल जो स्टैंडर्ड डेविएशन है और जो हमने कैलकुलेट किया है उसके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, नो डिफरेंस, ठीक है। और इसका जस्ट इस नल हाइपोथेसिस का अगेंस्ट में क्या हो जाएगा, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या कहेगा कि हमने जो कैलकुलेट किया है और जो एक्चुअल में निकलेगा वो दोनों क्या है, अलग है। इस वजह से नल हाइपोथेसिस कैसे लिखेंगे, H0, H0 जो है वो कैसे लिखेंगे, जैसे एक्स बार के बारे में बात कर रहे हैं, मीन के बारे में बात कर रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे एक्स बार बराबर म्यू, कि ये जो सैंपल का एक्स बार है और जो पॉपुलेशन का जो है वो बराबर होगा, या फिर स्टैंडर्ड एरर जो कि सैम्पलिंग के लिए अपन स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है वो बराबर होगा। अल्टरनेट के अंदर यहीं पर अपन क्या कर देंगे, एच ए बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बार नहीं है किसके इक्वल, म्यू के बराबर, ठीक है। यहाँ पे अल्टरनेट हाइपोथेसिस रख सकते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड एरर है वो नहीं है बराबर किसके, इस पॉपुलेशन वाले के। समझ आई क्या ये बात। क्लियर है यहाँ तक का। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए भाई। डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर क्या होगा, ये जब काई स्क्वायर है ना, काई स्क्वायर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम रखना जरूरी है। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो वो कैसे डिसाइड होता है, उसके अंदर क्या होता है, आगे जो अपन इसके जस्ट आगे वाला स्टेप है जिसके अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम और सिग्निफिकेंस लेवल के हिसाब से अपन क्या करेंगे, टेबल वैल्यू जो कैलकुलेट करेंगे। अब क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है एक टेबल जो वो क्या है 3 × 3 की है, एक जो है वो टेबल है 4 × 4 की है, ठीक है, और एक टेबल जो है वो मान लीजिए 5 × 5 की है। तो ये सारी टेबलें क्या एक जैसी है क्या,
नहीं, इन सारी टेबलों के कैरेक्टरिस्टिक्स जो वो अलग अलग है। ये छोटी टेबल है, ये उससे बड़ी है, ये इससे बड़ी है। तो ये कहता है काई स्क्वायर जो खुद से ही कहता है कि आप ये सब कैलकुलेट करो, उससे पहले क्या करो, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो वो कैलकुलेट करो। हमने कहा कि सर नहीं करें, तो उन्होंने कहा कि नहीं करें तो फिर ये मेरे पास आओ ही मत, आप वापस चले जाओ। ये कहा कि इसने कहा कि ये मैंडेटरी है, करना ही होगा। हमने कहा इसका मतलब, तो उन्होंने कहा कि जितने आपके कॉलम है उसमें से -1 करो, और जितने एन है उसमें से -1 करो। आगे अपन जब टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे तो वहां पर सिर्फ n-1 किया जाता है, यहाँ टेबल के फॉर्मेट में, इस वजह से, सॉरी, r-1 है ना। आगे अपन जब टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे तो वहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो n-1 रखा जाता है, वहां सिंपल सा रखा जाता है। लेकिन यहाँ रो और कॉलम दोनों है, तो उन्होंने कहा कि आपके जितनी कॉलम है, जैसे तीन तीन की टेबल है, तो 3-1 इंटू 3-1, तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 4। अगर आपकी टेबल 4x4 की है तो 4-1 इंटू 4-1, ये कितना हो जाएगा, 3-3-9। हमने कहा इससे फर्क क्या पड़ेगा, उन्होंने कहा कि एक दो स्टेप आगे देख के फिर वापस पूछना कि आपको समझ आया या नहीं है। फिर चौथे में अपन क्या करेंगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो तय करेंगे, जो कि जनरली अपन क्या करते हैं, जनरली अपन क्या करते हैं, ये जो है ये क्या करते हैं, जनरली 5% रखते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन जनरली 5% रखा जाता है नॉर्मली। बाकी 1% भी रखा जाता है, और वैल्यू आपको 1% की, 5% की, जो भी 1 टेस्ट और 2 टेस्ट की दे रखी है वो सारी कैलकुलेट, वो याद होनी चाहिए, 1%, 3% वाली। अब इसके बाद में क्या किया जाता है, ये हो गई आपकी। अब क्या होती है, एक टेबल वैल्यू होती है, टेबल वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसके अंदर क्या होता है, एक साइड के अंदर जो है वो लिखा होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, और एक साइड में लिखा होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम दे रखा है, जैसे 1 2 3 4 5 6 जो भी है। ठीक है, और यहाँ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जैसे 0.99, 0.98, फिर धीरे धीरे कम होते होते 0.5, ठीक है, फिर 0.05 और 0.01। जैसे अपन ने रखा है कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रखा है, तो ये वाले टेबल के अंदर यहाँ से देखेंगे 5%, और अपने डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी, 3-1, और ये 4x4 था। तो ये यहाँ पर एक वैल्यू मिलेगी अपने को, जिसे अपन क्या कहेंगे, टेबल वैल्यू। जिसे अपन क्या कहेंगे, टेबल वैल्यू। और इस टेबल वैल्यू को जो अपन क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किसके साथ, जो अपन ने स्टेप 2 के अंदर जो वो काई स्क्वायर वैल्यू जो कैलकुलेट की थी उसके साथ। किसके साथ, काई स्क्वायर वैल्यू के साथ। और उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि क्या हम जो है वो इसे एक्सेप्ट करें या नहीं करें। फिर इसके बाद में क्या होगा, जब ये टेबल वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे, अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला अपन जो नेट पे एक बार देख लेते, टेबल भी मैं आपको शो कर देता हूँ। फिर जो अपन क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। डिसीजन कैसे लेते हैं, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू जो कि कौन सी है, स्टेप 2 में जो कैलकुलेट की थी, अगर वो क्या है, ज्यादा है किससे, टेबल वैल्यू से, जो कि कौन से में, तीसरे में डिग्री ऑफ फ्रीडम, चौथे में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और पांचवें में, तो ये जो अपन ने स्टेप 5 के अंदर जो कैलकुलेट की थी, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू जो वो ज्यादा है किससे, टेबल वैल्यू से, इसका मतलब क्या है, डिफरेंस जो वो क्या है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। और सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, इसका मतलब क्या करेंगे अपन, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। इसका मतलब क्या है कि ये जो अपन वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं ना, वो टेबल वैल्यू से कम आनी चाहिए। अगर इसी की जगह अगर ये कैलकुलेटेड वैल्यू जो है, कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो क्या है, जो कि अपन ने स्टेप 2 में कैलकुलेट की है,
वो कम है या इक्वल टू है टेबल वैल्यू, कि टेबल वैल्यू तक ये उससे ज़्यादा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, हम कहेंगे कि डिफरेंस जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, छोटा सा डिफरेंस है, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है। और हम क्या करेंगे, हमारा नल हाइपोथेसिस जो है उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। और नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर लेंगे मतलब कि ये जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ये जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन के कारण, पहले एक बार यहाँ तक का स्टेप देखो, फिर जो अपन वो टेबल देखते हैं एक बार, डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले। यहाँ तक का जो वो एक बार देख के बताइए, कोई इसमें डाउट हो तो बताइए। क्या ये बातें यहाँ तक की समझ आई है भाई? डिग्री ऑफ फ्रीडम टेबल, ये देखो, ये जैसे दे रखी है, तो ये जैसे अभी वाले केस के अंदर अपनी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते, ये शो हो रहा है भाई। ये जो है इस साइड में, ऊपर की साइड में क्या लिखा है, सिग्निफिकेंस लेवल या डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये टेबल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे अभी वाले केस में अपने को 4 देखना था, तो ये 4 और 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस था, तो 4 और ये 5% मतलब कि ये कितना है, 9.488। तो अगर अपना कैलकुलेटेड जो है वो 9.488 से कम आना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा आ रहा है मतलब कि डिफरेंस जो वो जाता है। ये विजिबल है, क्या दिख रहा है भाई? समझ पा रहे हो बात? तो ये 4, डिग्री ऑफ फ्रीडम 4, और ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 पे जो वैल्यू आएगी टेबल वैल्यू, वो इस तरीके से
देखी जाएगी। सेम यही प्रोसेस जो वो आगे बाकी वालों में भी करेंगे, जेड वैल्यू वगैरह जब करेंगे तो वहां पर भी अपन इसी तरीके से करेंगे। क्लियर है भाई ये सारी चीजें? क्लियर है। इसके अलावा एक इसके अंदर कभी कभी क्या होता है, टेबल के अंदर जैसे फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए, जो कि नॉर्मली लिखा है कि भाई वैसे तो छोटा और बड़ा जो है वो क्या है, रिलेटिव टर्म है। ऐसे नहीं कह सकते कि ये फ्रीक्वेंसी जो छोटी है और ये फ्रीक्वेंसी बड़ी है। ये डिपेंड करता है कि आसपास वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है उसके हिसाब से। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि फ्रीक्वेंसी नॉर्मली जो वो क्या हो, 10 से ज़्यादा हो। और उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में कोशिश करें कि किसी की फ्रीक्वेंसी जो वो क्या हो, किसी क्लास की फ्रीक्वेंसी 5 से कम ना हो। ठीक है, ये युल्ले है या याते है, याते। हम्म। हमने कहा कि हो जाए 5 से कम तो क्या करें, तो उन्होंने कहा 5 से अगर कम हो जाए ना, तो या तो आप क्या कर दो, या तेज करेक्शन लगा दो। हमने कहा ये कौन है, उन्होंने कहा कि ये कोई प्रोफेसर है, उन्होंने एक तरीका बताया, वो करेक्शन लगा दो। या फिर आप पुलिंग मेथड लगा दो। हमने कहा पुलिंग मेथड का मतलब, उन्होंने कहा पुलिंग मेथड का मतलब दो या तो कॉलम को इकट्ठा कर दो या दो रो को जो क्या कर दो, इकट्ठा कर दो, ताकि आपकी फ्रीक्वेंसी जो उसकी बढ़ जाएगी। समझ आ रही बात? जैसे ये दो दे रखी है, A1 A1 A2 A3, ये यहाँ पर दो है, यहाँ तीन है। तो आपने क्या किया, A1 और A2 वाली जो रो है उसको क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया, ताकि यहाँ पर क्या हो जाएगी, वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। हमने कहा ये याते साहब ने क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि याते साहब ने कहा है कि अब इन्होंने जो कहा है वो नॉर्मली यूज जो कम होता है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता, क्वेश्चन पूछने में इसमें कोई मना है नहीं, तो पूछे जा सकते हैं। इस वजह से अपने को पता होना चाहिए। इन्होंने क्या कहा कि जिसके फ्रीक्वेंसी 5 से कम है एंड लिस्ट है, उसमें 0.5 ऐसे ऐड करें कि टोटल चेंज ना हो। सर ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जैसे ये टेबल है, ये है 2, ये 7 और ये 10, कितने हो गए, 7 11 कर देते हैं, 20। और उसके बाद में दो ही रखते हैं ना, 8 8 और 4, और ये भी जो है वो 20 हो गया। और है 5 और 11 11 और 19 कर देते हैं। कितने हो गए भाई, 6 + 5 + 19। तो उन्होंने कहा कि जिसकी फ्रीक्वेंसी 5 से कम है और सबसे छोटा, उसमें क्या करो, इस तरीके से 0.5 ऐड करो कि आपकी टोटल चेंज नहीं हो। हमने कहा कि हाँ अगर 2.5 करेंगे तो ये तो 20 की जगह 20.5 हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कुछ और जुगाड़ कर लो। हमने कहा फिर क्या करें, तो उन्होंने कहा कि 7 की जगह 6.5 कर दो। हमने कहा ये 2.5 करेंगे ना,
तो सर एक गड़बड़ ये हो जाएगी, इधर वाली जो टोटल है वो भी चेंज हो जाएगी। 2 + 8 + 6 कितनी हो रही है यहाँ? 16 हो रही है। ये 16 की जगह 16.5 हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इसकी जगह कहीं और जो वो कम कर दो। हमने कहा कहाँ कम करें? तो उन्होंने कहा कि 8 की जगह कम कर दो। कहीं पे भी कर दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो जाएगा? 7.5। हमने कहा फिर इस वाले में भी तो चेंज आ सकता है। उन्होंने कहा कैसे चेंज आ सकता है? हमने कहा कि यहाँ टोटल कितनी 8 8 और ये है, तो ये जैसे 4 है और ये 8 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। 7.5 + 8 + 4 19.5 हो जाएगा। तो उसने कहा कि इसको 8.5 कर दो। फिर ये जो वो 6 5 और 19, अब क्या टोटल सब जगह सेट हो रही है क्या? +8.5 + 4। अब ये ना पूछे कि इसने ऐसा क्यों कहा। अब इसने ऐसा कहा है और बुक में लिखा है, इस वजह से बस ध्यान रखिएगा। 30। और ये जो है वो 2.5 + 7.5 + 6 16। 6.5 + 8.5 + 5 कितना? 20। 11 + 4 + 19 34। ये पहले भी 34 ही था। क्लियर है? और इसने कहा कि या तो ऐसा कर देना, और अगर ऐसा नहीं करो तो आप एक काम और कर सकते हो। वो भी इस याद नहीं बताया। इसने कहा कि आप जब ये कैलकुलेट करते हो ना, F0 - FE, फिर उसका स्क्वायर करते हो। उन्होंने कहा कि इसमें से -0.5 करके फिर स्क्वायर कीजिएगा। बाकी सारा प्रोसेस जो वो सेम रखिएगा, बस F0 - FE करते वक्त वहाँ पर -0.5 कर दीजिएगा। और दूसरा वाला जो तरीका है वो क्या है? पुलिंग मेथड के इकट्ठा कर लिया जाए। ये तो है प्रैक्टिकल चीजें। इसके बाद में बाकी सारी चीजें जो वो थ्योरी है, जो अपने को नोट से देखना है। यहाँ तक में कोई डाउट हो तो बताइए। क्लियर है? तो चले नोट्स पे। देखो पेपर के अंदर इतनी जो है वो चीजें पूछा जाने का चांसेस कम है, लेकिन आपको पता सारी चीजें होनी चाहिए ताकि आपके पास क्लियरिटी रहे, ताकि आप चारों ऑप्शन जो है उसको एनालिसिस अच्छे से कर सको। बाकी पढ़ाने के लिए इसको जो शॉर्ट के अंदर एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो इसमें से काफ़ी कम चीज़ें जो वो पढ़ा के भी एग्जाम के लिए तैयार किया जा सकता है। लेकिन ये कहना कि पिछली बार पेपर ऐसा आया था तो इस बार भी पेपर ऐसा ही आएगा, पिछली बार इजी आया था तो इस बार भी इजी आएगा, तो ये कहना तो गलत ही है। क्योंकि पिछली बार जिसने पेपर जब सेट किया था वो का वो आदमी इस बार सेट करे ये जरूरी तो नहीं है। अब कई स्टूडेंट जो मैसेज करते हैं, वैसे नॉर्मली जो आप में से तो कोई करते नहीं, क्योंकि आप तो कंटिन्यू जो वो देखते हैं तो ये चीज़ें समझते हैं। बाकी जो स्टूडेंट सिर्फ नोट्स वगैरह लेते हैं तो वो कहते हैं सर पिछली बार तो इंडिया स्किल जो नंबर पूछे तो मैं इस बार ये स्किल लिस्ट याद करूँ कि नहीं करूँ। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई वो का वो ही आदमी जो पेपर सेट करेगा। और एग्जाम के सिलेबस में लिखा उसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। पिछली बार पेपर इजी था इसका मतलब ये नहीं कि इस बार भी इजी आएगा। तो आपको चीज़ें जो वो सारी आनी चाहिए। हाँ हालांकि ये जरूर है कि भाई कुछ फॉर्मूले हैं जो कि जिनके आने के चांसेस बहुत कम है। तो इन नोट्स को बार बार देखिए, क्योंकि आपको याद ना भी हो ना तो भी आप पहचान पाओ उतना ही आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आप चारों में से देख के पहचान पा रहे हो कि भाई ये वाला फॉर्मूला जो बैठेगा सही है,
तो भी वहां भी अपने जो है वो काम बन जाएगा। तो इनको नोट्स को जो बार बार देखोगे ना, तो भी जो चीजें आपके काम बन जाएगा। इतना ज्यादा जो सारी चीजें रटने रटने में पहले जो है वो सारी चीजें रट ले, उसमें जाने से पहले जितना है उतना समझने लायक चीजें हैं वो पूरे अच्छे से समझ लीजिए। बाकी चीजें जो बार बार देखोगे तो अपने आप जो वो याद होती रहेगी। बाकी एमसीक्यू करेंगे तो उससे और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। अरे नहीं नहीं, एक चीज हमेशा ध्यान रखो। अब आप बस वो क्या कह रहे हैं, शांत मत हो जाइएगा। बाकी 100% जो है वो कॉन्फिडेंस है कि जो लाइव क्लास के अंदर आ रहे हैं और जुड़े हुए हैं, आप बाकी वालों से आगे जा चुके हैं। तो इस चीज की आप कतई चिंता करें ही नहीं कि भाई ये चीज जो वो अब, क्योंकि बहुत समय पहले से आप जो वो तैयारी कर रहे हैं तो उसका फायदा आपको मिलेगा। बाकी वाले जो जो अभी शुरू करेंगे उनके लिए ये जो गैप है वो निकाल पाना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि ऐसे स्टूडेंट कम ही है, पूरे राजस्थान में भी देखेंगे तो ऐसे 10-15 स्टूडेंट ही होंगे जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनका गैप नहीं मिटाया जा सकता। अगर आप एग्जाम वाले दिन सुबह नहीं पढ़ेंगे और शांति से जो आराम से सुबह थोड़ा बहुत मेडिटेशन करके एग्जाम देने जाएंगे और शांत दिमाग से एग्जाम देने जाएंगे, आपको कोई भी एग्जाम जो वो क्रैक करने से नहीं रोक सकता है। तो इस वजह से आप जो है वो एक लीड ले चुके हो। क्योंकि अभी जो बाकी वाले जो है अभी जैसे जोश जोश के अंदर पहले तो कहेंगे कि नहीं सेल्फ स्टडी करेंगे, सारी बुक लेके आएंगे। फिर उसके बाद में थोड़े टाइम बाद में पता चल जाएगा कि ये तो बहुत बड़ा फैला हुआ रहता है। फिर उसके बाद में जो वो और कोई जो है वो हेल्प लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर जो है वो हो नहीं पाएगा। जितने में आप जो है वो अभी आप तो भाई मैक्सिमम से मैक्सिमम जुलाई के लास्ट में तो सब खत्म हो ही जाएगा। फिर आपके पास अगस्त सितंबर 2 महीने आपके पास सिर्फ प्रैक्टिस का काम बचा है। अब एक स्टूडेंट जो वो, अब एक तो क्या हुआ पिछली बार टाइम जो है वो ऐसा मिला है और पिछली बार सिलेबस वगैरह के बारे में कोई सही से चीजें थी नहीं। इस वजह से कुछ स्टूडेंटों ने जिनका सिलेक्शन हुआ उनके प्रैक्टिस थोड़ी ठीक हो रखी थी, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि भाई उनसे किसी ने पूछा कि भाई क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इस बार मैक्सिमम स्टूडेंट जो पढ़ ही नहीं रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। भाई आप 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन कर लो एग्जाम के अंदर, उन 200 के बाद में उस पर्टिकुलर चैप्टर से अगर 50 क्वेश्चन आएंगे तो उस 50 में से आप 20 क्वेश्चन ही सही कर पाओगे। जबकि आपने सही से 1 घंटे बैठ के पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लिया है, तो उस केस के अंदर आगे 50 क्वेश्चन में से आप 40-45 सही कर दोगे। क्वेश्चन पढ़ने के एरर जो है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से थोड़े बहुत चेंज होते हैं, वो चीज़ें उसका फायदा मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ प्रैक्टिस से ही काम बन जाएगा, बस क्वेश्चन जो है याद कर लेंगे। क्वेश्चन याद करने से जो वो ये चीज़ें नहीं बनेगी। हाँ, तो वो चीज़ें एक लेवल तक जो है वो आपको उसका फायदा मिलेगा। लेकिन जिन्होंने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है फिर उसके बाद में प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो उस प्रैक्टिस का कुछ फायदा है। मतलब जैसे उसमें आपको पता चलेगा कि भाई हाँ ये जो है वो पॉइंट सही क्यों है, ये पॉइंट गलत क्यों है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई बेसिक जो है वो एम क्या है, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उसके अंदर कि भाई ये ए बी सी में से और ऑल ऑफ द वो वाला क्यों नहीं है। तो वो चीजें अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ रखा और फिर आप वो चीजें एमसीक्यू करोगे ना, तो वो एमसीक्यू आपका इम्प्रूवमेंट करेगा। अब सिर्फ एमसीक्यू करके जिसमें से जो चीजें आई वो चीजें करके आपने क्या कर लिया, रटना शुरू कर लिया, तो उससे कुछ ज्यादा बेनिफिट आएगा नहीं। अल्टीमेटली जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और उसके बाद में आप प्रैक्टिस करोगे, उस प्रैक्टिस का जो फायदा मिलेगा। अभी स्टूडेंट जो क्या करते हैं, ये वैसे मेरा प्लान तो नहीं था लेकिन बाकी सबका जो था वो संदीप सर और भरत सर ने कहा कि ये करना पड़ेगा। क्योंकि बाकी होता क्या है कि जैसे अपन तो जनवरी फरवरी से ये सारी चीजें तैयारी कर रहे हैं, तब जाके इतने नोट्स और ये सारे कुछ बने। जैसे वैकेंसी आई वैसे ही जो क्या हो गए 10-12 और अलग से आ गए, उनका पहले कोई नामो निशान नहीं था, वो आए और उन्होंने जो कोर्स देना शुरू कर दिया। अब महंगे में तो देंगे तो उनका जा नहीं रहा था, तो उन्होंने सस्ता दिया। सस्ता देने के चक्कर में स्टूडेंट तो उनके पास चले गए। अब फिर वापस आके मैसेज करते हैं कि सर वहाँ हमने ले तो लिया कंटेंट, तो उसके अंदर कुछ है नहीं। तो फिर उनका कुछ हो नहीं सकता भाई। अल्टीमेटली आज के टाइम के अंदर सबसे ज़्यादा जरूरी है कि स्टूडेंट खुद जो उसकी डिसीजन मेकिंग हो, और डिसीजन मेकिंग हर जगह होनी चाहिए। एग्जाम के अंदर भी आपका डिसीजन तभी सही होगा जब आप नॉर्मल जीवन के अंदर डिसीजन ले पा रहे हो।
ये किसी से नहीं पूछेंगे मैं इसकी तैयारी करूँ उसकी तैयारी करूँ, ये कोई पूछने की बात नहीं, ये स्टूडेंट को खुद को समझना होगा कौन से इंस्टीट्यूट से उसको कोचिंग लेनी थी या कौन सी बुक उसे रेफर करनी थी, ये चीजें उसका खुद का जो है वो जजमेंट होना चाहिए। क्लियर है भाई, अपन शुरू करते हैं, ये बीच में बातों में लगा दी। तो अब अपन ये सब चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उसके बाद में जो अपन प्रैक्टिस करेंगे तो उस प्रैक्टिस का फायदा मिलेगा। फिर उसके बाद में अगर रिवीजन करेंगे तो उससे और ज्यादा फायदा मिलेगा कि भाई हाँ ये पूरा का पूरा सिलेबस, इतना लंबा सिलेबस जो जैसे 4-5 घंटे की मैराथन क्लास में या फिर इस तरीके से अपन ने कवर कर लिया, तो वो अल्टीमेटली अपने को एक कॉन्फिडेंस देगा। रिवीजन जो कॉन्फिडेंस देता है, और ये जो है वो एमसीक्यू प्रैक्टिस जो मार्जिनल एरर खत्म करवाता है, लेकिन सिलेक्शन अल्टीमेटली आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी ही करवाएगा। तो सिर्फ उस, अब कई तो स्टूडेंट है जो कोर्स लेते ही 2 मिनट बाद ही उनका मैसेज आता है कि सर इसमें तो अभी एमसीक्यू तो है ही नहीं। तो भाई एमसीक्यू जो है वो आएंगे, लेकिन पहले कुछ पढ़ो तो सही, कुछ सीखो तो सही, उसके बाद में जो एमसीक्यू काम के हैं। तो वो सारी चीजें होगी, उसके बजाय अब आपके पास एक ही काम बचेगा, एमसीक्यू प्रैक्टिस और रिवीजन। तो इस वजह से आप चिंता बिल्कुल ही नहीं करें। कंटीजेंसी एंड काई स्क्वायर टेस्ट, इसे टेबल ऑफ कंटीजेंसी कहा जाता है ना। अगर दो एट्रीब्यूट है, टू एट्रीब्यूट आर सब डिवाइडेड इन टू और मोर क्लासेज, कि भाई दो एट्रीब्यूट है और दो को और ज्यादा कैटेगरी में बांट दिया जाए, मतलब कि 3 एट्रीब्यूट हो जाए, तो उस केस के अंदर अपन क्या कहेंगे, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन कहेंगे। ये वाले जैसे मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन का एक एग्जांपल है। इनका एसोसिएशन या तो आप टेबल को 2 by 2 में कन्वर्ट कर दीजिए, या फिर कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ मीन स्क्वायर कंटीजेंसी जो है वो उससे कीजिए। ध्यान रखिएगा ये बेस्ट मेथड जो है वो यही है मैनीफोल्ड के लिए। फिर उसके बाद में ये कार्ल पियर्सन का जो है, ये अपन ने क्लास में जो एग्जांपल लिया वो सेम ही है, इसको भाई 8 की जगह 6 कर दीजिएगा। इसको 8 की जगह क्या कर दीजिएगा, ये 6 कर दीजिएगा भैया ना। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, टोटल ऑफ रिलेटेड कॉलम इनटू टोटल ऑफ ये जो भी है, जैसे ये कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, A1 B1 ये जो है वो उसके हिसाब से कैलकुलेट कर रहे थे, जैसे A1 B1 वाला कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, फिर ये कैलकुलेट किया, ये हो गया काई स्क्वायर कैलकुलेट, ये अपन ने कैलकुलेट किया वो सेम टू सेम है, ये 0.3937। शॉर्ट कमिंग क्या है, इन दिस नेचर ऑफ एसोसिएशन इज नॉट नोन पॉजिटिव और नेगेटिव सिंस ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा ही पॉजिटिव बताता है। थ्योरेटिकल लिमिट तो मैक्सिमम के लिए 1 है, बट ये मेथड वेरी मच सिग्निफिकेंट में भी 1 से बहुत कम बताता है, इसकी कैलकुलेशन ही ऐसी है। 0 है तो कोई एसोसिएशन नहीं है, और सबसे ज्यादा जो वो 1 आएगा मतलब पूरा एसोसिएशन है। गाइस का टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्यों, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेगा, ये सैंपल और उससे पॉपुलेशन के पैरामीटर क्या होंगे इस तरीके की कैलकुलेशन के बारे में ये बात नहीं करेगा इन स्टैटिस्टिकल थ्योरी। नाइदर बेस्ड ऑन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नॉर अपॉन इट्स पैरामीटर्स, कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है, बाइनोमियल है वगैरह वगैरह, ये ऐसी कुछ बात नहीं करेगा, ये इसकी बेसिक फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेगा कि वो सही है या नहीं है। और डिनोटेटेड बाय ग्रीक लेटर, ये इसको बोला क्या जाता है भाई, एक सेकंड में देखता हूँ ना। गामा बोला जाता है ना भाई, ये गामा है तो गामा चाहे स्क्वायर, गामा भाई पैरामीटर, पॉपुलेशन के जो भी कैलकुलेशन वो पॉपुलेशन के पैरामीटर है।
पूरे यूनिवर्स का आप मीन कैलकुलेट कर रहे हो, जैसे म्यू कहते हैं, वो क्या है, एक पॉपुलेशन पैरामीटर है। पूरे पॉपुलेशन का आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर रहे हो, वो क्या है, पॉपुलेशन पैरामीटर है। पूरे पॉपुलेशन का आप कोरिलेशन कैलकुलेट करोगे, वो क्या है, एक पॉपुलेशन पैरामीटर है। पूरे पॉपुलेशन के ऊपर जो भी कैलकुलेशन हो रही है वो सारे के सारे क्या है, पॉपुलेशन के पैरामीटर है। Used in testing of hypothesis concerning the difference between the set of observed frequency of the sample and corresponding set of expected or theoretical frequencies। ये बात बताएगा कि भाई है क्या एक्चुअल में, क्या फ्रीक्वेंसी है और उसकी होनी क्या चाहिए। पहले सबसे पहले इसको हेलमर्ट ने यूज किया था और सिस्टमेटिकली उसको कार्ल पियर्सन ने 1900 के अंदर इसको किया था। सबसे ज्यादा जो भी चीजें की है वो इस कार्ल पियर्सन ने की थी। इसके अंदर तीन मेथड है, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मेथड, टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट और चाई स्क्वायर या काई स्क्वायर टेस्ट फॉर द पॉपुलेशन वेरिएंस। इनके मतलब पता होने चाहिए कि भाई ये क्या क्या चीजें चेक करें। टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मेथड, नाम से ही पता चल रहा है इंडिपेंडेंस का मतलब जो क्या है, अपन ने पहले भी बात की थी एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट में भी, कि अगर जो एट्रीब्यूट है वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है वो चेक कर रहे हैं तो क्या होगा, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मेथड होगा। यहाँ हम जांच करेंगे कि एट्रीब्यूट इंडिपेंडेंट है या एसोसिएटेड है। नल हाइपोथेसिस रखेंगे कि एट्रीब्यूट जो भी है वो इंडिपेंडेंट है। तो अपन क्या कहेंगे कि इनके बराबर है, इनके अंदर कुछ भी ज्यादा या कम नहीं है। तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो वो किसके बराबर होगी, एक्सपेक्टेड होगी। फिर वही जो वो अपन काई स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम रखेंगे, और फिर उसके बाद में ये टेबल वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर जो है जेड वाली टेबल जैसा ही होगा। ये इस तरीके से एक साइड डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखा होगा, एक साइड में सिग्निफिकेंस लेवल लिखा होगा। अपने जैसे 4 है तो ये 4 और ये 0.05 ये यहाँ पर देखा। फिर उसके बाद में टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, इस पे इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा चांस है कि वो यहाँ से पूछा जाए। हाँ, जस्ट इसके आगे जो गुडनेस ऑफ इट कुछ भी नहीं, सेम ही है, कोई खास इसके अंदर भी चेंज नहीं है। अगर कैलकुलेटेड का स्क्वायर जो स्टेप 2 वाला है वो टेबल वैल्यू ऑफ का स्क्वायर से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करेंगे, इंडिपेंडेंट नहीं है, एसोसिएटेड है जो एट्रीब्यूट है। अगर वो इक्वल टू या कम है, इसका मतलब नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे, एसोसिएशन जो है वो इंडिपेंडेंट है, नॉट एसोसिएटेड है। chi square is a continuous distribution based on the assumption that the ultimate class frequency is not less than the 5। ये जो है ये मानता है कि भाई जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है। अब ये चीजें थोड़ी बहुत आपको याद करनी पड़ेगी। ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, हालांकि आगे अपन इसके जब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि कंटिन्यूस के अलावा डिस्क्रीट के अंदर भी लगता है, लेकिन इसकी जनरल एजम्पशन है कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है और किसी की भी फ्रीक्वेंसी जो 5 से कम नहीं है। अदरवाइज द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर जो वो क्या हो जाएगी, ओवर एस्टिमेटेड हो जाएगी एंड कॉज मैनी रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस। ये भी ध्यान रखिएगा कि 5 से कम हो जाए तो उससे होगा क्या। उन्होंने कहा कि अगर 5 से कम हो जाएगा तो काई स्क्वायर की वैल्यू जो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और काई स्क्वायर की वैल्यू बढ़ जाएगी इस कारण क्या होगा, हमारे बहुत ज्यादा जो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होंगे, क्योंकि कैलकुलेटेड जो भी काई स्क्वायर है उसको अपन क्या करेंगे, टेबल वैल्यू से कंपेयर करेंगे। तो जब कैलकुलेटेड की वैल्यू ज्यादा होगी तो अपन क्या करेंगे, कैलकुलेटेड काई स्क्वायर जो है वो ज्यादा है टेबल वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर, और उस वजह से अपन क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। तो अगर किसी की वैल्यू जो इसकी कम है तो उसके इसके अंदर जो क्या हो जाएगा, काई स्क्वायर जो है वो उसकी कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा हो जाए। तो उसने कहा कि 5 से कम हो जाए तो क्या करें, एक तो एफ याते जो है उसका करेक्शन ऑफ कंटिन्यूटी है, या फिर अपन पुलिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी, पहले पुल करें फिर कैलकुलेशन करें, या तो जैसे कि रो को 2 को पुल कर दिया या 2 कॉलम को पुल कर दिया इस तरीके से। और एफ याते ने क्या कहा कि जिसकी फ्रीक्वेंसी 5 से कम है और उस जो सबसे लिस्ट है उसमें 5 ऐसे ऐड करो कि टोटल चेंज ना हो, जैसे ये है तो ये इससे इस तरीके से करें ताकि टोटल जो वो कि वो रहे, और कुछ जो है वो मतलब टेबल की जो टोटल है ये वाले ये सेम टू सेम रहे, और उसमें 0.5 ऐड कर दें। और या फिर क्या करें, F1 माइनस एफ सॉरी F0 माइनस F करते हैं, फिर उसका स्क्वायर करते हैं। तो उसने कहा कि स्क्वायर करने से पहले उनमें क्या कर दीजिएगा, 0.5 जो वो लेस कर दीजिएगा। फिर डिवाइड करें हम, डिवाइड F से करें और का स्क्वायर कैलकुलेट करें। अब टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ इट कुछ भी नहीं है, ये भी सिंपल सा वैसा वैसी बात है कि ये टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ इट जो वो किसके बारे में बात करता है कि भाई प्रोसेस इसका भी सेम ही होगा, वही कैलकुलेट करेंगे काई स्क्वायर और वही इसकी टेबल वैल्यू जो काई स्क्वायर की देखेंगे। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो ज़्यादा है
तो उस केस के अंदर फिट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी गुड बट पुअर, मतलब कि ये जो फिट है, मतलब कि इसके अंदर जो टेस्ट है गुडनेस ऑफ फिट का, ये जो है वो सही नहीं है। और हम क्या कहेंगे, गुडनेस ऑफ फिट के अंदर जो अपन क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस रखेंगे। कि जो फिट है वो गुड है, और अगर ये कम आ जाती है तो उस केस के अंदर जो वो, अब आपके क्वेश्चन आएगा कि ये गुडनेस ऑफ फिट क्या है। दोनों डिस्ट्रीब्यूशन सिमिलर है, डिफरेंस का कारण सैम्पलिंग है, डिफरेंस इनसिग्निफिकेंट है। गुडनेस ऑफ फिट मतलब कि ये एक दूसरे की जो टेबल है उसके अंदर क्या पूरे तरीके से सही तरीके से सेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर फिट जो है टेबल वैल्यू से इसकी कैलकुलेटेड का स्क्वायर वैल्यू जो वो कम है, तो उसके इसके अंदर अपन कहेंगे कि जो फिट है वो कंसिडर टू बी गुड, और दोनों डिस्ट्रीब्यूशन सिमिलर है, और उनके बीच में अगर छोटा मोटा डिफरेंस है तो उसका कारण जो वो सैम्पलिंग है, डिफरेंस जो वो इनसिग्निफिकेंट है। इसका एक मिनट में गुडनेस ऑफ फिट के बारे में अगर कुछ और भी लिखा हो तो वो भी मैं देख लेता हूँ ना। एक्चुअल में क्या, किताबें तो 3-4 है वो सारी की सारी स्टेट्स की, लेकिन जो एक बुक में लिखा है वो सेम टू सेम जो दूसरे में दे रखा है। ये कह रहा है कि भाई गुडनेस ऑफ फिट जो है वो ये बताता है कि ये जो आपके ऑब्जर्व्ड वाली जो टेबल है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो एक्सपेक्टेड वाली जो फ्रीक्वेंसी की टेबल बन रही है, एक्सपेक्टेड के फ्रीक्वेंसी की जो टेबल बन रही है, इसके अंदर अगर ये वैल्यू फिट करें तो ये कितना सही तरीके से फिट हो रही है या नहीं हो रही है। अगर उसमें कैलकुलेटेड एक्स स्क्वायर जो है, या फिर जैसे अपन कहते हैं गामा स्क्वायर या काई स्क्वायर जो है वो ज़्यादा है टेबल वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर से, तो उस केस के अंदर अपन कहेंगे कि ये यहाँ पर सही से फिट नहीं होगी। और अगर ये इससे कम या यहाँ पर इक्वल टू भी लगा दीजिएगा, कम या इसके इक्वल टू है, तो इसका मतलब क्या कहेंगे, फिट जो है वो सही है। और दोनों डिस्ट्रीब्यूशन जो सिमिलर है, डिफरेंस का कारण जो क्या है, सैम्पलिंग है, कि हमने सैंपल जो थोड़ा सा सही नहीं लिया उसके कारण जो वो ये हुआ है। ये है दूसरा इसका यूज। और तीसरा जो काई स्क्वायर का टेस्ट जो पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए भी यूज हो सकता है। इसकी थोड़ी एजम्पशन जो है वो एक दो दे रखी है, उसको ध्यान से याद रखिएगा। एक तो क्या दे रखा है, रैंडम सैंपल हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम ए नॉर्मल पॉपुलेशन विच हैज द मीन एंड स्पेसिफाइड वेरिएंस and the standard deviation of specified sample is according to chi-square distribution whose degree of freedom is n-1। ये वैसे आगे जब अपन टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे ना, तो वहां पर और आएगा एनालिसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स, उसके अंदर ये वापस थोड़ा बहुत आएगा। वहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो वो n-1 रखते हैं। ये क्या कहता है, इसके अंदर दो एजम्पशन लिए। ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये कह रहा है कि टेस्ट ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस, की पॉपुलेशन का वेरिएंस, वेरिएंस मतलब कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, उसके बारे में अपन चेक कर रहे हैं। तो ये वाला एक केस बनता है जिसके अंदर ये पैरामेट्रिक जैसा काम करता है। तो पहली बात तो ये क्या कह रहा है कि रैंडम सैंपल लिया जाएगा। वैसे ये जो है वो हर जगह ही जो रखी गई है एजम्पशन, ऐसा नहीं कि यहाँ रखी गई है, सारों में से ही। और वो क्या कह रहा है, पॉपुलेशन जो कौन सी है, नॉर्मल पॉपुलेशन है, जिसके मीन और स्पेसिफाइड वेरिएंस जो है वो है, और वो हमें पता है। दूसरा जो वो क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्पेसिफाइड सैंपल इज अकॉर्डिंग टू काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन हुज डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है। अब यहाँ पर जब कैलकुलेट करेंगे इसके अंदर कि भाई वो जो पॉपुलेशन वेरिएंस है वो सही है या नहीं है, तो ये कह रहा है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है यहाँ पर कितनी रखी जाएगी, n-1। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितने भी रखे गए सैंपल के अंदर, उसमें से एक कम करके क्या करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो वो रखेंगे। प्रोसेस क्या होगा, नल हाइपोथेसिस जो वो क्या कहेंगे, नो डिफरेंस बिटवीन द सैंपल वेरिएंस एंड पॉपुलेशन वेरिएंस। ये कह रहा है कि भाई पहले अपन ये मानेंगे कि कोई डिफरेंस नहीं है, जो सैंपल का वेरिएंस आया है वही पॉपुलेशन का वेरिएंस होगा। फिर उसके बाद में काई स्क्वायर जो वो कैलकुलेट करेंगे, जो कि सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ना, यहाँ फॉर्मूला जो वो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी वाला नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर
पॉपुलेशन के वेरिएंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ काई स्क्वायर जो कैसा होगा, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन का स्क्वायर, या फिर इसे ये कह सकते हैं एन एस स्क्वायर। एस जो वो क्या है, सैंपल वेरिएंस है यहाँ पर, ठीक है, ये सैंपल वेरिएंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वो का वो फॉर्मूला। इसको दोनों तरीके से लिखा जाता है, वो ये उसी को जो वो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर रखेंगे n-1, फिर उसके बाद में वही टेबल वैल्यू रखेंगे, फिर वही जो कैलकुलेटेड का स्क्वायर और टेबल वैल्यू जो उसका कंपेयर करेंगे, और उसके बाद में जो सेलेक्ट या रिजेक्ट करेंगे। इसके बाद में इसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज है, इसमें जो थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। स्पेशल प्रॉपर्टी के अंदर इसके मेनली तो दो प्रॉपर्टी है। एक तो है एडिक्टिव प्रॉपर्टी। एडिक्टिव प्रॉपर्टी मतलब ऐड हो जाती है। ऐड के अंदर क्या है, व्हेन इंडिपेंडेंट वैल्यूज of chi-square has been calculated for various sample drawn from the population, it is possible to combine all such values of chi-square to enable the test more comprehensive and reliable। कि वो कह रहा है कि ये एक सैंपल लिया, एक पॉपुलेशन था, ये एक पॉपुलेशन था, इस पॉपुलेशन से ये एक सैंपल लिया, ये दूसरा सैंपल लिया, ये तीसरा सैंपल लिया, ये चौथा सैंपल लिया, इसका अपने पास काई स्क्वायर पड़ा, इसका अपने पास काई स्क्वायर पड़ा, इसके अपने पास काई स्क्वायर पड़ा, इसका अपने पास काई स्क्वायर पड़ा। तो ये सैंपल साइज अगर छोटी है या फिर इसमें अपने को ज़्यादा भरोसा नहीं है, तो अपन क्या कर सकते हैं, इन सारों का जो क्या कर दे, काई स्क्वायर जो वो ऐड कर ले, और इन सब का जो वो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो वो ऐड कर दे, और फिर जो उसका कैलकुलेटेड वैल्यू और जो टेबल वैल्यू है उसके बीच में कंपेयर करके अपन जो डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपने को रिजल्ट जो क्या होंगे, और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव रिजल्ट मिलेंगे। तो ये कहता है कि एडिक्टिव प्रॉपर्टी है कि कई स्क्वायर का इस तरीके का अलग अलग सैंपल है तो उनको क्या किया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है, और उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम को भी क्या किया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है। The degree of freedom of the thus combined value of the chi-square will be equal to the sum of the degree of freedom of the separated chi-square value। जो भी उनके अलग अलग है उन सबका क्या करना है, टोटल करना है। बस इसके अंदर ध्यान रखिएगा सैंपल जो वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए और रास्ते का करेक्शन जो वो नहीं लगा होना चाहिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, ये थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये क्या कहता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर बहुत छोटा अमाउंट रखा है तो डिस्ट्रीब्यूशन विल बी सेवरली स्क्यू टू द राइट। तो उस केस के अंदर वो क्या होगा, ये इस तरीके का राइट साइड के अंदर दबा होगा। जैसे जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ाएंगे, जैसे एक की जगह दो रखेंगे, तीन करेंगे, चार करेंगे, तो ये क्या कहता है, वैसे वैसे डिस्ट्रीब्यूशन जो क्या होता जाएगा, सिमेट्रिकल होता जाएगा। तो ये क्या कह रहा है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कम रखोगे तो ये क्या होगा, इस साइड के अंदर राइट साइड के अंदर स्क्यूड होगा, और धीरे 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 जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे 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 ये क्या होता जाएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनता जाएगा या सिमेट्रिकल होता जाएगा। वह नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम जो वो 30 से भी ज्यादा कर दिया जाए तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जैसा हो जाएगा। और उस वक्त जो है, ये फॉर्मूले तीनों याद करने हैं भाई, उस वक्त मीन जो वो क्या हो जाएगा, उसका मीन कैलकुलेट करना है तो 2 इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम -1। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो डीएफ जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, या फिर इसको इस तरीके से जो है भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका नोटेशन कभी भी पूछा जा सकता है। स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है या स्टैंडर्ड डिवीजन था शायद, ये मैंने गलत लिख दिया है। चलो मैं इसको चेक करके वापस जो है वो बता दूंगा ना, शायद ये स्टैंडर्ड डेविएशन था, मैंने स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन लिख दिया है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 1 हो जाएगा, और जेड की वैल्यू जो वो 2 का स्क्वायर है +-2 डिग्री ऑफ फ्रीडम -1 जो वो हो जाएगा। ये मैं चेक करके आपको बता दूंगा, व्हाट्सएप के अंदर बता दूंगा वो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है या स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद में है एरिया ऑफ काई स्क्वायर एप्लीकेशन, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस में, टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी में, और टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट में। टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी क्या है, ये आगे लिख रखा है यहाँ पर।
एजम्पशन इसकी ध्यान रखिएगा, ऑब्जर्व कलेक्टेड ऑन द रैंडम बेसिस, सैंपल जो वो शुड बी इंडिपेंडेंट और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन शुड बी रीजनेबली लार्ज होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। नो थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी शुड बी स्मॉल, 10 से ज़्यादा हो, 5 से कम तो ना ही हो, अदरवाइज पुलिंग या याते का करेक्शन लगाना पड़ेगा। और डाटा को ओरिजिनल यूनिट में ही एक्सप्रेस करें, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी या प्रोपोर्शन से रिप्लेस ना करें। मतलब कि जैसे डाटा किलोमीटर में है तो किलोमीटर में रखें, केजी में है तो केजी में रखें, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में रखें, उसको परसेंटेज वगैरह में कन्वर्ट नहीं करें। ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में, यहाँ पर वो टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी भी थोड़ा बहुत लिख रखा है। दिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी और इवेंट एज अगेंस्ट द जेड टी वगैरह जो भी है वो पॉपुलेशन के ऊपर होते हैं, उनके मीन और उनके स्टैंडर्ड डेविएशन पे होते हैं। ये उसके बारे में बात नहीं करता, ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर बात करता है। ऑल्दो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज ए कंटिन्यूअस, इट इज अप्लाई टू, वो कह रहा है कि हालांकि ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी एजम्पशन भी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में, लेकिन इसको लगाया जा सकता है कि अगर डिस्क्रीट वेरिएबल हो वहां भी इसको लगाया जा सकता है। ठीक है, जिसको चाहो तो आप ग्रुपिंग करके करो, चाहे तो मत करो। ग्रुपिंग मतलब कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करने की कोशिश करो तो करो, नहीं करो तो डिस्क्रीट में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दिस इज अप्लाइड फॉर द ड्राइंग इन्फरेंसेज ओनली एंड देयरफॉर कैन बी यूज्ड फॉर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस एंड नॉट यूजफुल फॉर द एस्टिमेशन एज द जेड टेस्ट टी टेस्ट। वो कहता है कि ये सिर्फ एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो है उसके बारे में अगर आप हाइपोथेसिस रखे हैं और उसको चेक करना चाहते हैं तो लगा सकते हो। बाकी ये जो है वो अब आगे टी टेस्ट में, एफ टेस्ट में, जेड टेस्ट में करते हो कि ये पॉपुलेशन ली, ये पॉपुलेशन ली, उसमें से ये सैंपल लिया, फिर उसके बाद में इस पॉपुलेशन के बारे में इसका स्टैंडर्ड डेविएशन या इसका मीन वगैरह जो वो कैलकुलेट करना चाहते हो, एस्टिमेट करना चाहते हो, तो वहां पर ये नहीं लगेगा। कैन बी यूज फॉर द टेस्टिंग द डिफरेंस बिटवीन द एंटायर सेट ऑफ एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, उसके लिए यूज होता है। उसके बाद में दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमिलर टू टी डिस्ट्रीब्यूशन वेयर द critical value vary with the degree of freedom, for every increase in number of degree of freedom there is new chi-square distribution। ये अपन टी टेस्ट जब पढ़ेंगे तो वहां पर आपको और ज्यादा समझ आएगा। वो टी स्क्वायर के अंदर भी यही डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, वहां डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 रखा जाता है। कैन यूज फॉर द टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी, सेम पॉपुलेशन से या नहीं। टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी का मतलब क्या है, ये दो सैंपल जैसे हैं, ये दो सैंपल है, सैंपल वन और ये सैंपल वन टू, तो ये चेक करने के लिए कि ये जो सैंपल है सैंपल वन और ये जो सैंपल टू है, ये दोनों क्या सेम पॉपुलेशन से लिए गए हैं या नहीं लिए गए हैं, उसके लिए भी आप काई स्क्वायर जो है वो यूज कर सकते हो। रिमार्क इसके बारे में क्या बातें हैं, तो ये कहता है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट है, इसकी कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट एजम्पशन नहीं है, और नेसेसरी कि भाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वगैरह वगैरह, इसके बारे में कुछ भी ऐसा खास जो वो हार्ड जो नहीं दे रखा है कि भाई अगर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ तो मैं नहीं लगूंगा। आगे बाकी वालों ने जो वो ऐसे रख रखे हैं, इस वजह से इसको कह रहे हैं कि भाई ये बहुत शरीफ और अच्छा है। एक्सेप्ट दो स्टेटेड अबव द रिगार्डेड द नेचर ऑफ द सैंपल ऑब्जर्वेशन एंड द नेचर ऑफ इवेंट इन विच दी, कि हाँ ये जरूर का है बेचारे ने कि भाई रैंडम सैम्पलिंग होनी चाहिए, बायसनेस वाली तो नहीं होनी चाहिए। इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव द वैल्यू ऑफ पैरामीटर लाइक द, और बाकी वाले जो भी है जे टेस्ट टी टेस्ट, वो सबसे पहले कहता है कि हमें पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन पता है या पॉपुलेशन का मीन पता है। वो कहता है कि ये पॉपुलेशन के बारे में बेचारे ने नाम ही नहीं लिया और पूरा काम करवा दिया। ये था शरीफ साहब बेचारा का इसको। बताओ भाई, अब इसमें जो हो कोई बोलो भाई, समझ आया कि नहीं आया? क्लियर है? भाई कोई डाउट हो तो बता दो।
इसका लास्ट एग्जाम में क्वेश्चन क्या था भाई, किसी को याद है क्या? डाउट तो खुद पढ़ने के बाद आते हैं, आने चाहिए भाई। अगर नहीं आते हैं तो गड़बड़ है, अगर आते हैं तो ठीक है। हाँ, जे टेस्ट और टी टेस्ट का ही था भाई, इसका नहीं दिख रहा। ठीक है भाई, देखिएगा और कोई डाउट आए तो भेज दीजिएगा। क्लियर है भाई? एंड करें सेशन? तो बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर मुझे सुना उसके लिए। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।